हेलो। हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की महासभा का संगठन, उसके कार्य और शक्तियों के बारे में। इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि में महासभा का संगठन, कार्य व उसकी शक्तियों के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी किया करें। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाग हैं, 6 अंग हैं। उसके 6 अंग कार्य करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। उन्हीं 6 अंगों में से महासभा एक मुख्य अंग है, यानी ये कहा जाए कि प्राथमिक अंग है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो। बल्कि मैं अपने शब्दों में कहूं तो जो महासभा है वो जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, वो एक तरीके से महासभा को हम कह सकते हैं कि पूरा संचालन महासभा के द्वारा ही होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य जो होते हैं, प्रत्येक सदस्य राज्य होते हैं, वो महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं। उसमें से एक व्यक्ति वोट डाल सकता है, एक ही व्यक्ति वोट डाल सकता है, लेकिन 5 व्यक्ति उसमें शामिल हो सकते हैं। महासभा के जितने भी सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों का, उन सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व महासभा में होता है। ये विश्व की बहुत लोकप्रिय संस्था है। ठीक, ये संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे इसका नाम है महासभा। ठीक, महासभा संपूर्ण विश्व के जो राज्य हैं उन राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। आर्टिकल 9 से लेकर 22 तक, ठीक, आर्टिकल 9 से लेकर 22 तक देखिए, अनुच्छेद 9 से लेकर 22 तक में प्रावधान है महासभा का। और इसका जो गठन होता है वो अनुच्छेद 9 में होता है। अनुच्छेद 9 में इसका गठन है, इसका गठन किया गया है। महासभा का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। और महासभा जो है उसकी जो अधिवेशन होता है महासभा का, उसका अधिवेशन कब से कब तक होता है? सितंबर माह के, ठीक, देखिए, सितंबर माह में तीसरे, ठीक है, तीसरे मंगलवार से शुरू होता है इसका। ठीक, तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। इसका जो सभा है उसकी, वो सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर और दिसंबर के माह तक चलता है। लेकिन 13 मार्च 2003 से इसका अधिवेशन कब? 16 सितंबर से शुरू होता है। 16 सितंबर से शुरू होता है। ठीक है, पहले ये सेशन यहाँ होता था, लेकिन अब 13 मार्च सन 2003 से इसे संशोधन कर दिया गया है। इसके विशेष अधिवेशन भी बुला सकती है महासभा। सुरक्षा परिषद जो महासभा है वो विशेष अधिवेशन भी बुला सकती है, और सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर भी महासचिव द्वारा सदस्य राज्यों को बहुमत से बुलाया जा सकता है। यानी कि जो विशेष सत्र है, विशेष अधिवेशन है, वो सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर और महासचिव के द्वारा और वो सदस्य राज्य के बहुमत से ही बुलाया जा सकता, अन्यथा नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, और देखिए, मतदान की प्रक्रिया क्या है? मतदान की प्रक्रिया चार्टर अनुच्छेद 20 में कहा गया है, महासभा का जो वार्षिक अधिवेशन है वो जो मैंने अभी बताया उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, ये है आर्टिकल 20 में। और महासभा इसका संचालन करेगी। महासभा का जो विशेष अधिवेशन है वो सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य होते हैं, मैंने जो बताया उस हिसाब से बुलाया जाएगा महासचिव
के द्वारा। 21 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, जो चार्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसके जो आर्टिकल 22 है और 21 है, उसमें ये कहा गया है कि अपनी जो प्रक्रिया है महासभा की, वो प्रक्रिया जो नियम है उसके वो अपने आप स्वयं बनाएगी, उस अपनी प्रक्रिया के हिसाब से वो अपने नियम बनाएगी और प्रत्येक अधिवेशन के लिए वह अपना सभापति भी निर्वाचित करेगी। ये हर एक अधिवेशन के लिए वो अपना एक सभापति निर्वाचित करेगी हर बार में। जब भी मीटिंग होगी तो हर बार में एक नया सभापति नियुक्त होगा। आर्टिकल 22 देखें, 22 देखें तो उसमें ये कहा गया कि महासभा को ये अधिकार है कि वह अपने कार्य को पूरा करने के लिए जितने भी आवश्यक हो सहायक अंगों की स्थापना कर सकती है। मतलब अपने हेल्प के लिए, अपने मदद के लिए जितने भी अंग होते हैं उसके मदद के लिए जितने भी सहायक हो सकते हैं उसके लिए उतने अंगों की स्थापना कर सकती है महासभा। ये आर्टिकल 22 में यानी कि अनुच्छेद 22 में इसका प्रावधान है। अब महासभा की शक्तियों के बारे में देखिए। महासभा की शक्तियां हैं, महासभा की शक्तियां हैं, उन शक्तियों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। शक्तियां 5 भागों में, ठीक। पहला भाग है, पहली कौन सी शक्ति है, पहली शक्ति है विमर्शकारी शक्ति, या कार्य या शक्ति दोनों, ठीक। क्या है इसमें देखिए तो जो इसके अंतर्गत क्या होता है, ये जो महासभा है कई प्रश्नों पर विचार करती है, विचार विमर्श करती है और उसका अध्ययन करती है, अपनी संस्तुतियां पेश करती है। ये आर्टिकल 10 और 11 में इसका प्रावधान है। विचार विमर्श के कोई भी अध्ययन या कोई भी संस्तुति नहीं हो सकती है महासभा, ये विचार विमर्श के बाद ही कोई कार्य किया जाता है। दूसरा पर्यवेक्षण कार्य, पर्यवेक्षण मतलब इंग्लिश में क्या है, सुपरवाइजर वाला, सुपरवाइजरी फंक्शन है ये कार्य क्या होता है कि जिसके अंतर्गत ये होता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है और उसके जो और अंग हैं, जो उसकी विशिष्ट एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों पर उसका नियंत्रण रहता है। पर्यवेक्षण काल में एडवाइजरी जो फंक्शन होता है उनमें संयुक्त राष्ट्र के अन्य जो अंग होते हैं या उनकी विशिष्ट एजेंसियां होती हैं, उन एजेंसियों पर महासभा का नियंत्रण होता है। महासभा सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर, महासभा सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं, जितने भी भाग हैं, कार्य करते हैं, उन पर निरीक्षण कर सकती है, उन पर नियंत्रण रखती है और उन्हें निर्देश भी देती है। निरीक्षण करती है, उनका पर नियंत्रण रखती है और निर्देश भी देती है। ये सुरक्षा परिषद आर्थिक सामाजिक परिषद और न्यायधारिता परिषद से वार्षिक रिपोर्ट भी प्राप्त करती है। रिपोर्ट भी महासभा के पास आती है, महासचिव से भी रिपोर्ट मांगती है, यानी प्रतिवेदन मांगती है। तो ये पर्यवेक्षण कार्य थे महासभा के। वित्त संबंधी कार्य देखिए, तीसरा है वित्त संबंधी। देखिए वित्त संबंधी जो कार्य हैं वो इस इस चार्टर के जो आर्टिकल हैं वो 17 में हैं। 17 में वित्त संबंधी कार्य बताए गए। 17(1) में कहा गया है कि महासभा संघ के बजट पर विचार करेगी, जो बजट है उस पर विचार करेगी, उसका अनुमोदन करेगी। 17(2) में ये कहा गया है कि जो महासभा है उसके द्वारा निर्धारित अनुपात के हिसाब से ही संघ का जो व्यय होगा सभी सदस्यों पर वहन करेगा। यानी कि जो महासभा के द्वारा निर्धारित अनुपात है कि कितना खर्चा किस देश पर डाला जाए, तो महासभा ये निर्धारित करती है 17(2) के अनुसार और उस सदस्य से उतना ही रुपया लेती है। फिर महासभा को यह भी अधिकार है कि संस्था के रूप में व्यय को सदस्यों को विभाजित करना, वही बात जो अभी मैंने बताया, सदस्यों के रूप में भी विभाजित कर सकती है। सदस्यों में कितना रुपया किस सदस्य को देना, ये व्यय विभाजित कर देती है। निर्वाचन संबंधी कार्य देखिए, निर्वाचन संबंधी कार्य कितने, निर्वाचन संबंधी कार्य 2 कार्य है इसके निर्वाचन संबंधी। पहला कार्य है कि नए राज्यों को सदस्यता देती है, नए राज्यों को
संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता देती है। और दूसरा है कि दूसरे अंगों के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। मतलब पहला कार्य है सदस्यता देती है, दूसरा कार्य है निर्वाचन भी कराती है। निर्वाचन का कार्य और दूसरा सदस्यता प्रदान करना, ये इसका निर्वाचन संबंधी कार्य में आता है। संवैधानिक कार्य कौन सा देखिए, 5वां संवैधानिक कार्य। संवैधानिक कार्य, इसका संवैधानिक कार्य कौन से हैं? संवैधानिक कार्य में क्या महासभा के कुछ ऐसे भी संवैधानिक कार्य हैं, ऐसे कार्य संपन्न करती है जो चार्टर का जो अनुच्छेद 108 इनकी 108 के अनुसार चार्टर का संशोधन तभी संभव होगा जब महासभा 2/3 बहुमत से या मत से स्वीकार कर ले। इसके साथ साथ उनका समर्थन संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 सदस्यों के साथ साथ सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो भी सम्मिलित हों। तो इस तरीके से वो अपने संवैधानिक कार्य को भी पूरा करती है महासभा। महासभा अपने संवैधानिक कार्य को भी सुरक्षा परिषद के सहयोग से करती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की इंटरनेशनल लॉ में महासभा का संगठन, कार्य और शक्तियों के बारे में। अब मिलते हैं ये वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।